हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं साइंस के क्वेश्चन की पीवाईक्यू सीरीज़। दो वीडियो आपको मिल चुके हैं जिसमें हमने 25-25 क्वेश्चन किए। 50 क्वेश्चन कराने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा और क्योंकि आपको पता ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देखते स्टूडेंट्स। और दूसरी चीज़, अगर लाइव लेके कर रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है। तो मैंने या तो ये है कि 25-25 क्वेश्चन के आपको 2 पार्ट मिल जाएं, और अगर भाई ये रहता है कि भाई वीडियो पर सही जाती है रेटिंग तो फिर 50 क्वेश्चन में आपकी कम से कम 30 से 35 मिनट की वीडियो बनेगी। तो अगर उसके लिए तैयार हो तो 50 क्वेश्चन एक वीडियो में इंक्लूड कर देंगे, अदरवाइज आपका 25 के 2 वीडियो और एक आपका हरियाणा जीके का वीडियो जिसमें 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं पीवाईक्यू, वो भी आप देख सकते हैं। 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, एक बर्फ़ और जल से भरे कटोरे को ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने में क्या होगा। एक तो बर्फ़ है आपकी और एक जल का कटोरा है। क्या सारा बर्फ़ पिघल जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर? सारा जल बर्फ़ में बदल जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल थोड़ा सा बर्फ़ पिघलेगा। तो ऑप्शन सी, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, दोनों सेम रहेंगे क्योंकि दोनों को आपने सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। और एक चीज़ बता दूं आपको, इसमें जो लेटेंट हीट होती है, हमारी जो गुप्त ऊष्मा है, वो काम करती है। एक पत्र को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने की अपेक्षा एक ढलान सड़क पर लुढ़काना आसान होता है। मतलब आपके पास एक पत्र का गोला है, आप इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने की अपेक्षा एक नीचे ढलान वाली जगह पर लाने में एक सहज महसूस करते हो। क्यों? पत्थर को लुढ़काने के लिए किया गया कार्य उसे लुढ़काने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। पत्थर को उठाने के लिए किया गया कार्य उसे लुढ़काने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। दोनों ही अवस्था में किया गया कार्य बराबर होता है, या पत्थर लुढ़काने के लिए किया गया कार्य उठाने की अपेक्षा कम होता है। देखो, जैसे ही आप पत्थर को नीचे लुढ़काओगे, ऊपर उठाने में ज़्यादा बल लगेगा और ये जो कार्य होगा इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। कैसे? जो हमारा लॉटनिक घर्षण बल होता है, ये क्या होगा? ग्रेटर देन होगा, शर्पी घर्षण बल से कम होता है। ठीक है, जो हमारा लेस देन होगा तो शर्पी घर्षण बल से कम होता है। फलस्वरूप जो लुढ़काने में जो कार्य करना पड़ता है वो हमें कम कार्य करना, ठीक है जी। और जो ऊर्ध्वाधर ऊपर उठाने में करना पड़ेगा तो उस पर हमें ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, वर्क ज़्यादा लगेगा। ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं, क्यों? ये निरंतर तीव्रता से प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। पृथ्वी से इनकी दूरी समय के साथ नहीं बदलती। पृथ्वी से इनकी दूरी अधिक है, जिसके कारण प्रकाश का उत्सर्जन कम होता है। ये पृथ्वी के करीब है, जिसके कारण प्रकाश का अधिकांश भाग हमें मिलता है और जिसके फलस्वरूप प्रकाश उत्सर्जन में मामूली सा परिवर्तन होता है जो ध्यान देने योग्य नहीं है। तो देखो, जो ग्रह हैं वो टिमटिमाते नहीं है, तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के करीब हैं। ग्रह आपको पता है ना हमारे कितने प्लैनेट हैं, जिसके कारण प्रकाश का अधिकांश भाग हमें मिल जाता है और जिसके फलस्वरूप प्रकाश का जो एमिशन होता है, जो उत्सर्जन होता है, वो मामूली सा परिवर्तन करता है जो ध्यान देने योग्य नहीं है। ऑप्शन डी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये ऑप्शन बी आएगा, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, ये हमने पढ़ा भी था। और अंतरिक्ष में आकाशीय पिंडों की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का यूनिट का यूज़ किया जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है। ऊंचाई पर जाने वाले जल का क्वथनांक कम हो जाता है। जैसे जैसे हम एक हिली एरियाज़ में जाते हैं तो ये जल का जो क्वथनांक है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दाब, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। जैसे ही हाइट बढ़ेगी तो दाब जो है, प्रेशर जो है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। फलस्वरूप क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाता है, जिसके कारण खाना प्रेशर कुकर आदि में जल्दी बनता है। प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, दबाव ज़्यादा हो जाता है, प्रेशराइज होता है, फोर्स लगता है कुकर में, और दबाव ज़्यादा बनने से सब्जियां जल्दी गल जाती है, चावल जल्दी बन जाते हैं। बल्कि अगर हम खुले में बनाएंगे हिल स्टेशन पर जाकर तो दबाव कम लगेगा, ऊंचाई बढ़ी हुई है, हाई अल्टीट्यूड पे है, तो इससे खाना बनाने में आपको परेशानी होगी। इसीलिए यहाँ पर खाना प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है। सफ़ेद कोयला क्या होता है? सफ़ेद कोयला क्या है? ये है हमारा यूरेनियम, हीरा, बर्फ़। तो ये है जल विद्युत। ये क्या हुआ? नहीं, सफ़ेद कोयला तो हीरा होना चाहिए, ये गलत है।
न्यूटन की गति का पहला नियम क्या अवधारणा देता है? लॉ ऑफ इनर्शिया का देता है। जड़त्व का नियम है हमारा, हम आराम से बैठे हैं, हमारा जो बॉडी पार्ट है वो स्थिर अवस्था में है, एकदम से गाड़ी चली, हमारा बॉडी पार्ट आगे की तरफ गया, या एकदम से गाड़ी रुकी, हम पीछे की तरफ लुढ़के, यही तो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये फर्स्ट है हमारा, जड़ता का है, जड़त्व कह लो, जड़ता कह लो, तो ऑप्शन नंबर डी। किसकी वजह से दूध को मथने से मलाई निकलती है? अपकेंद्री बल, फिर से आ गया अपकेंद्री बल, ठीक है, ऊपर की ओर, बाहर की ओर निकालेगा चीज़ों को। तो अपकेंद्री बल में क्या होता है, वृत्तीय गति की तरह व्यवहार करता है, ऐसे घूमता है और यहाँ किनारों पे, यहाँ हमारे किनारों पे जमती रहती है मलाई, घी लगता रहता है, और वह एक वृत्तीय गति की तरह व्यवहार करता है। और वृत्तीय गति में केंद्र से दूर हटाने वाला जो बल होता है, केंद्र से दूर आती हैं चीज़ें, यही तो होता है अपकेंद्रीय। केंद्र के पास लाने वाला जो बल होता है वो होता है हमारा अभिकेंद्रीय है, जो कि हमारे व्हीकल को एक बल प्रदान करता है और हम गिरते नहीं है नीचे, मौत का कुआं। अपमार्जक किस सिद्धांत पर सतह को साफ करता है? अपमार्जक ये डिटर्जेंट जो होते हैं, शांता, सतही तनाव, प्रत्यास्था या फिर आपका पलवन। जो सतही तनाव होता है हमारा, जो सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण न्यूनतम क्षेत्रफल में सिमटना चाहता है, अतः द्रव की बूंदें गोलाकार होती हैं। यही है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अपमार्जक मतलब जो साबुन होते हैं हमारे, डिटर्जेंट होते हैं, वो ये गुण है जिसके कारण द्रव जो है वो न्यूनतम क्षेत्रफल में सिमटना चाहता है, इसीलिए द्रव की बूंदें गोलियां आकार की हो जाती हैं। तूफान की भविष्यवाणी होती है यदि वायुमंडलीय दाब अचानक क्या हो जाता है, गिरता है, बढ़ता है, धीरे धीरे गिरता है, धीरे धीरे बढ़ता है। जब एकदम से अचानक से आपका जो टेम्परेचर है, वायुमंडलीय जो दाब है, टेम्परेचर नहीं, प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक, अचानक से गिर जाता है तो बोला जाता है कि तूफान आएगा। तूफान की भविष्यवाणी करने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है, दाब के लिए बैरोमीटर होता है जिसमें पारा के अचानक गिरने से तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, ऊष्मा। ओके, ये चैप्टर आ गया आपका ऊष्मा। मैं क्या सोच रही हूँ, इसके लिए एक अलग से ही वीडियो बना दूँ, ऊष्मा, जिसमें हम कंप्लीट चैप्टर कर लेंगे। एक बार देख लेते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे। हाँ, तो ऊष्मा के 17 क्वेश्चन आएंगे, या इसी वीडियो में करा देती हूँ मैं आपका चैप्टर 2 भी। चलिए इसी में कर लेते हैं, क्योंकि एक अगर आप एक वीडियो देख रहे हो, कहीं पे टाइम दे रहे हो, तो ऐसा करो कि वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाओ। भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग लेने के लिए किसी धातु के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड होना चाहिए? मतलब आपने कोई ऐसी धातु का बर्तन लिया है जो भोजन पकाने के लिए उपयुक्त है भी या नहीं। कम ऊष्मा चालकता, अधिक, कम विद्युत चालकता, अधिक घनत्व। विद्युत चालकता का तो कोई मतलब ही नहीं है, हम भोजन पका रहे हैं, ऊष्मा से मतलब रखेंगे, अधिक उद्यम चालकता का होना चाहिए। अधिक उद्यम चालकता अगर होगा तो इससे ऊष्मा की पहुंच आसान होगी और खाना जल्दी पक जाएगा। ठीक है जी। जब लोहा और काष्ठ को सूर्य के प्रकाश में उद्भाषित किया जाता है तो लोहा दंड शीघ्रता से गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि लोहा जो है वो ऊष्मा का बहुत बड़ा चालक होता है। अगर आप एक लोहे की रोड को रखिए धूप में, एक प्लास्टिक की को रखिए, लोहे की रोड को आप हाथ भी नहीं लगा सकते, ये ऊष्मा चालकता होता है। ऊष्मा का सुचालक है, लकड़ी कुचालक है। जब लोहा सूर्य की गर्मी में रखा जाता है तो वह ऊष्मा संचारण की चालन विधि का प्रयोग करके ऊष्मा का संचरण करता है और काष्ठक लकड़ी रखने में असमर्थ है। जब कुछ भी समझ ना आए ना तो ऐसे सोच लिया करो कि अगर हम लोहे की धातु से बनी हुई, आप कोई भी बाइक ले लीजिए, हम बाइक को जैसे धूप में खड़ा कर देते हैं तो बाइक की सीट पर बैठने तक के लायक नहीं होते। जब सीट इतनी गर्म होती है तो अगर हम उसकी टंकी वगैरह को हाथ लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हीट आपको प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि उसने अपने अंदर क्या कर लिया है, ऊष्मा का संचालन कर लिया है और वो एक बेस्ट कंडक्टर है हमारी हीट का। इसीलिए लोहा अपने अंदर संचरण करता है ऊष्मा का। पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है कणों के बिना वास्तविक गतिमान हुए को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चालन। मैं आपको बता दूं कि ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां होती हैं। एक चालन होती है, एक संवहन होती है, एक विकिरण होती है। चालन के लिए क्या होता है, इसमें माध्यम के कणों को वास्तविक गति नहीं करनी पड़ती, जैसे धातुओं में ऊष्मा का संचरण खुद हो जाता है। संवहन के लिए इसमें माध्यम के कणों को वास्तविक गति करनी पड़ती है, जैसे वायुमंडल में वायु का गर्म होना। और विकिरण, इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो हमारी रेडिएशन होती है सूर्य से पृथ्वी को जो ऊष्मा मिलती है उसमें हमें क्या करना नहीं पड़ता, किसी माध्यम की ज़रूरत
नहीं होती। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? रेडिएशन से पहुंचता है, विकिरण से पहुंचता है। तो सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल तक जो नितांत निर्वात है, जहां कुछ भी उपस्थित नहीं है, इसीलिए वहां ना तो चालन विधि होगी ना ही संवहन विधि होगी। देख लो ये क्या बोलना चाह रहा है। सूर्य से लेकर पृथ्वी के वायुमंडल तक क्या है आपका? निर्वात, नितांत निर्वात, जहाँ कुछ भी उपस्थित नहीं है, इसीलिए ना चालन होगा ना संवहन होगा, तो वहाँ पर रेडिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भाई, क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या होता है? क्रायोजेनिक्स का मतलब होता है जब आपका बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर बहुत लो जो टेम्परेचर होता है। क्रायोजेनिक को याद रखना, क्राय से क्रिस्टल याद रख लो, क्राय से क्रायोजेनिक याद रख लो। बहुत निम्न तापमान की जो चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन करने के लिए हम क्रायोजेनिक का यूज़ करते हैं। 2016 में पुलिस मेल में पूछा गया है क्वेश्चन। इसके लिए जीवाश्म का अध्ययन करने के लिए आप पैलेंटोलॉजी, जीवाणुओं के अध्ययन के लिए बैक्टीरियोलॉजी, और क्रायोजेनिकोलॉजी हमारी निम्न तापमान के अध्ययन करने के लिए। तो क्रायोजेनिक्स। ऊष्मा परिवर्तन को मापने के लिए किस चीज़ का हम उपयोग करते हैं? ऊष्मा के लिए हम करते हैं भाई कैलोरीमीटर का उपयोग। ठीक है, थर्मामीटर हम टेम्परेचर के लिए करते हैं, वोल्ट मीटर हम विभवांतर के लिए करते हैं, और वोल्टामीटर हम विद्युत की मात्रा के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा तीनों चीज़ें। विकिरण तापमापी एक साधन है जो माप सकता है। विकिरण, रेडिएशन की तो बात कर रहे हैं, तो विकिरण को हम पायरोमीटर कहते हैं, और निम्न तापमान के लिए क्रायोमीटर होता है। निम्न तापमान जो कम टेम्परेचर को मेज़र करे, क्रायोमीटर, और जो बहुत हाई टेम्परेचर को करे वो हमारा पायरोमीटर। एक धातु की प्लेट में एक छेद किया जाता है और बाद में प्लेट को तपाया जाता है। छेद का आकार क्या हो जाएगा? तो छेद का आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने उसको तपा दिया है, हीट दी है उसको। और ये धातु की प्लेट है, ध्यान रखिएगा, धातु की प्लेट है, उसमें ऊष्मा का संचारण होगा, उसमें हीट का संचारण होगा, तो वो अपने आप को चेंज करेगा, इसीलिए बढ़ जाएगा। किसी साफ आकाश वाली रात्रि को तापमान में नमी अधिक होती है, किंतु किसी मेघाच्छित रात्रि को तापमान में नमी प्राय काफ़ी कम होगी। इसका अंतर क्या है? साफ आकाश पृथ्वी से विकिरण ऊर्जा का सरलता से पलायन होने देता है। मेघाच्छित बादलों वाली रात में बादल गर्म होते हैं, इसलिए शीतलन बंद होता है। साफ आकाश बाहरी आकाश से ठंड को पृथ्वी पर पहुंचने देता है, और साफ रातों में पृथ्वी से पवन धाराएं गर्मी को दूर ले जाती हैं। ऑब्वियसली साफ जो आकाश होगा वो पृथ्वी से विकिरण ऊर्जा का सरलता से पलायन होने देता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक तो जून का महीना ले लो, एक जुलाई का महीना ले लो। जून के महीने को वैसे तो सबसे ज़्यादा गर्म महीना मेज़र किया जाता है अप्रैल और मई, क्योंकि जून के मिड तक मानसून आ जाता है हमारे भारत में। दूसरा मैं बात करूं, जुलाई में सावन का महीना होता है, इसमें बारिश होती है। अगर HSSC पूछते हैं क्वेश्चन तो अप्रैल और मई ही लगाइएगा आप, और अगर बिल्कुल ठंड का महीना पूछे तो दिसंबर जनवरी। अब देखिए, जून में होती है गर्मी और लू वगैरह चलती है मई के और अप्रैल के लास्ट में और मई के स्टार्टिंग में, और इस वाले मौसम में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जबकि जून में होती है गर्मी, टेम्परेचर 47-48 तक होता है। अगर जुलाई में मैं बात करूँ तो मानसून आ जाता है, और यहाँ पे टेम्परेचर हमारा एवरेज रहता है 37, 38, 36 इतना। यहाँ पर टेम्परेचर कम होने के बाद भी इतनी गर्मी लगती है, और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद भी, मतलब एज़ कम्पेयर टू इससे कम गर्मी लगती है। ऐसा क्यों होता है? एक तो बादलों वाली रात हो गई, एक बिल्कुल क्लीन आपकी साफ रात हो गई। बादलों वाली रात में देखो, आकाश में बादलों का आवरण होने से, बादल छाने से पृथ्वी पर जो हीट है वो प्लायन करने में उसको डिफ़िकल्टी होती है, जिससे कि वायुमंडल में जो उपस्थित हवा होती है वो प्रेशर बना के रखती है, दबाव बढ़ जाता है, जिससे गर्मी बढ़ती है और वायु की नमी में कमी आ जाती है। समझ गए भैया? वायु की नमी में कमी आ जाती है। भट्टी के सामने खड़े हुए आदमी को ज़्यादा ऊष्मा किस प्रक्रिया से मिलती है? संवहन से मिलती है। भट्टी से निकलने वाली जो ऊष्मा के पास खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उसे पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी। माध्यम का कार्य हमारी हवा करती है, जो वास्तविक गति करती हुई व्यक्ति तक पहुंचती है, और इसी गति को हम कहते हैं क्या? संवहन। विकिरण के लिए कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए पारा का प्रयोग करते हैं, जिसका घनत्व और संसंजक बल ज़्यादा होता है। पारा एक ऐसी धातु है जो कि एक रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाइड फॉर्म में होती है, और ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कि हमें तरल अवस्था में पाई जाती है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिए। निम्न में किसका प्रयोग तापमान मापने की इकाई के लिए किया जाता है? तो तापमान मापने के लिए स्टार दिया है, इसमें क्यों दिया है?
देखो केल्विन में भी मापते हैं हम, सेल्सियस में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी, और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ओके, संबंधित जो प्रश्न है इसके विकल्प गलत हैं, क्योंकि तापमान मापने के लिए केल्विन भी है, फ़ारेनहाइट भी है, सेल्सियस भी है। जब आप बुखार चेक कराने जाते हैं तो वो सेल्सियस या केल्विन में नहीं, फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट में दिखाता है। सेल्सियस एक हमारी ऐसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट जो होती है वो केल्विन होती है, जो आपको पता भी होगा। 373 ये भी होता है हमारा, सेल्सियस पर भी होता है, केल्विन पे भी होता है टेम्परेचर। दो इट मीन्स दीज 3 यूनिट्स आर रिलेटेड टू द टेम्परेचर। यदि हम धातु के एक सरिये के एक सिरे को गर्म करते ऊष्मा स्थानांतरण की है कौन सी प्रक्रिया? ऑब्वियसली अगर आपने मान लो, सुनो, अगर आपके हाथ में है लोहे की रॉड, आपने उस रॉड को आग में लगा दिया या आप उसको धूप में पकड़े हुए खड़े हैं, धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जिस हाथ से आपने दूसरा साइड पकड़ रखा है वो भी गर्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चालन हुआ है उसमें और माध्यम के कणों द्वारा बिना वास्तविक गति किए ऊष्मा का संचारण चालन विधि कहलाता है। सभी धातुएं चालन विधि से ही गर्म होती है। डैश तापमान की इकाई नहीं, अभी हम पढ़ के आए, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, दीज 3 यूनिट्स आर रिलेटेड टू द टेम्परेचर, बट पास्कल इज़ नॉट रिलेटेड टू द टेम्परेचर, बिकॉज जो हमारी पास्कल है इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर, दाब की। 1 सीसी पानी का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए लगने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं 1 कैलोरी, ये याद रखिएगा। कैलोरी मात्रक है हमारी ऊष्मा का, हीट का। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा को 1 कैलोरी कहते हैं। दाब का मात्रक है पास्कल। शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को ऊष्मा की किस इकाई में मापा और व्यक्त किया जाता है? शरीर से जो हीट निकलती है उसको किससे मापा जाता है? किलो कैलोरी के रूप में। तो हमें कैलोरी की ज़रूरत होती है हमें, और हम निकालते हैं अपने, एक्सहेल करते हैं, एक्सर्शन करते हैं, तो जूल जो है वो ऊर्जा का एसआई मात्रक है, सेल्सियस तापमान का है, फ़ारेनहाइट तापमान का है। ये आपका ऊष्मा वाला चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे ध्वनि का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। ये वीडियो मैंने आज इसीलिए की कि भाई हो सकता है कि ये कभी भी डेट दे सकते हैं। मेरे हिसाब से ग्रुप सी का पहले होगा पेपर, अगर ये अर्जेंट हियरिंग लगाते हैं। वैसे कोई भी पेपर है, अगर साइंस आती है तो हमारे लिए दोनों ही तरफ से बेनिफिशियल रहेगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। द नेक्स्ट चैप्टर विल बी आवर साउंड एंड रिलेटेड टू द एनसीईआरटी ऑथेंटिक डेटा सोर्स। आई होप सो कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो गलत बन रहा है, आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।